हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल्स दैट इज़ स्कोर 100 विद डीके। ये जो हमारा चैनल है ये लाया आपके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक्स की, बहुत सारी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और एब्रीविएशंस के साथ। जो हम चैप्टर कर रहे थे, हम कर रहे थे चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके हम ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर प्लस नोटिफिकेशन आइकन में भी आ रहा होगा, जिसके अंदर हम 90% आपका चैप्टर कर चुके हैं। तो जो हम आज टॉपिक करने जा रहे थे, ये जा रहे थे हम कोऑर्डिनेशन। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ ये बता दूं, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेशन। अब हम कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि जनरल लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज छोड़ दें तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब किसी चीज़ का मेल जुल के करना, किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से काम होना। ये ना होना कि एक बंदा अपने तरीके से करे, एक बंदा अपने तरीके से कर रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि जो आपको एग्जाम में लिखनी है, या बुकिश लैंग्वेज जिसको कहते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक मैनेजर जो है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मिला जुला के चलाता है, मतलब इकट्ठे चलाता है। ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अलग चल रहा है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी वर्ड है समझने का, वो वर्ड क्या है? सिंक्रोनाइजेस। कौन सा वर्ड है? सिंक्रोनाइज। तो इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे होती हैं। मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनाइज मतलब एक ऐसी स्टेट, 2 बंदे या कोई भी 2 चीज़ें जो इकट्ठे चलती हैं। तो हुआ क्या? आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कोऑर्डिनेशन कैसे ज़रूरी है। कि देखिए, एक आपकी कंपनी है, उसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट हेड की और परचेज डिपार्टमेंट हेड की बनती नहीं होगी, तो कैसे होगा? परचेज डिपार्टमेंट वाला सेल्स वाले की नहीं सुनेगा, सेल्स वाला परचेज वाले की नहीं सुनेगा, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें जो टॉप, जो आपके कंपनी के मालिक है, मान लीजिए आप है, ये कंपनी का मालिक है, तो उसका काम क्या बनेगा? दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलना, ताकि सेल्स वाला सेल्स कर पाए, परचेज वाला सामान खरीद पाए, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करके आगे सामान दे पाए। तो सारे डिपार्टमेंट के बीच में मेल जोल होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं कि किसी चीज़ को इकट्ठे होना। जैसे मान लो आप कोई चीज़ करते हो, तो कोई गाना बनाते हो, तो लिरिक्स होने चाहिए, म्यूजिक साथ साथ सही से चलना चाहिए, वरना आगे पीछे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप लिपसिंग कर रहे हो और पीछे से लिरिक्स सही चलने चाहिए, वरना आगे सारा गड़बड़ हो जाएगा गाना। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब, ईजी लैंग्वेज में। चलो, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, अगर किसी ने नोट करना है तो इसको नोट कर सकता है। ये बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको बता रखी है। डेफिनेशन, अगर आप ये डेफिनेशन पेपर में लिख के आओगे तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लें। चलिए, जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं चैप्टर में टॉपिक, तो जैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया था, डेफिनेशन। तो हम अगला जो करने जा रहे हैं, तो वो हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या उसका नेचर है, किस तरह से करता है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो इसके ना हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो मैंने ना अपनी लैंग्वेज में, अपनी हैंड रिटन नोट्स में मैंने अपने पॉइंट्स प्लस कीवर्ड दे दिए हैं, ताकि जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो, कभी कंफ्यूजन ना हो पेपर में। तो मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, आपको एक फ्लो चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स प्लस उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स याद कर लेते हो, पॉइंट्स याद कर लेते हो, आप एग्जाम में इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। कोऑर्डिनेशन जो है, देखिए एक चीज बताइए, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए, हमें जरूरत कोऑर्डिनेशन की एक बंदे में चाहिए होती है, एक बंदे से ज्यादा में चाहिए होती है। अगर अकेला ही बंदा काम करे तो उसको कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है हमेशा एक से ज्यादा बंदों के लिए। जब भी एक से ज्यादा बंदे होंगे तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि यूनिटी ऑफ एक्शन इस तरह इंश्योर करता है कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इन सबको मिला जुला के चलना। क्योंकि देखिए, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है। मान लीजिए परचेज वाला परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कैसे करेगा? प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स तब तक नहीं होगी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन में यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करना जरूरी है। फिर तीसरा, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या कोऑर्डिनेशन एक बार वो खत्म हो गया, मान लीजिए कोई गोल अचीव हो गया तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया? नहीं, कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमेशा रहेगा, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई सी भी हो। कोऑर्डिनेशन पहली बात तो हर जगह, और कोऑर्डिनेशन कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं, कोऑर्डिनेशन लगातार चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। आप एक चीज बताइए
क्या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? हाँ। स्कूल है? यस। यूएस में कोई कंपनी है? हाँ। इंडिया में कोई कंपनी है? हाँ। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह, ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ऐसा कोऑर्डिनेशन यूएस में भी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन छोटी कंपनी में भी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बड़ी कंपनी में भी हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल के मैनेजर्स की है? नहीं, लोअर लेवल का मैनेजमेंट का काम है कि खुद के सारे मैनेजर्स से कोऑर्डिनेट करना प्लस वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। मिडिल का काम है टॉप के साथ प्लस लोअर के साथ कोऑर्डिनेट करना। टॉप का काम है मिडिल के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ लोअर लेवल पे है, कोऑर्डिनेशन सारे लेवल पे है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, चाहे मिडिल में जितने मर्जी सेगमेंट आ रहे हो, सेल्स मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरत है। फिर कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या कोई अपने मन से कर रहा है? नहीं, कोऑर्डिनेशन एक मैनेजर जानबूझ के करा रहा है ताकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक रहे, सारे डिपार्टमेंट सिंक में रहे, ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए। देखिए हम कोऑर्डिनेशन क्यों कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा गोल अचीव कर पाए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर से अगर बन नहीं रही होगी एक दूसरे की, तो हमारा गोल कैसे अचीव होगा? तो गोल अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वॉलंटरी फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने पिछला टॉपिक किया था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या हो, कोऑर्डिनेशन का महत्व, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ इन साइज। अब एक चीज़ बताइए, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी का मतलब क्या है कि उसके गोल बड़े होते जाएंगे, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो कोई एम्प्लॉय डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, कोई एम्प्लॉय किसी और सिटी से आ रहा है, कोई एम्प्लॉय कहीं से आ रहा है। तो जैसे जैसे अगर एम्प्लॉय बढ़ते जाएंगे तो ओपिनियंस बढ़ते जाएंगे, अगर ओपिनियंस बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन, अगर ग्रोथ इन साइज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का जरूरत, क्योंकि हर एम्प्लॉय का अपना खुद का व्यू होता है। तो उन सबके व्यू को मिला के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो वो कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से। तो ये है ग्रोथ इन साइज का पॉइंट। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी तो सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, R&D का डिपार्टमेंट अलग। तो जैसे डिपार्टमेंट अलग होंगे तो वो खुद का सोचेंगे कि हम सुपीरियर, हम किसी और की क्यों सुने। सेल्स मैनेजर सुनेगा कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं किसी और की क्यों सुनूँ। परचेज वाला सोचेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं किसी और की क्यों सुनूँ। तो ऐसे से जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो डिपार्टमेंट स्प्लिट होते जाएंगे। तो डिपार्टमेंट स्प्लिट होंगे तो सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, क्योंकि सब सोचेंगे कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं किसी की नहीं सुन सकता। तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन हुआ तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होने लग गए। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। अब जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो ऐसा तो नहीं है कि ऐरे गहरे बंदे को रख लेगी मैनेजर, ऐसा नहीं है। वो मैनेजर को, MBA वाले बंदे को मैनेजर रखेगी, बाकायदा CA रखेगी, कंपनी सेक्रेटरी रखेगी, लॉ के लिए किसी चीज़ बंदे को रखेगी। मतलब हर चीज़ का, हर फील्ड का वो एक्सपर्ट रखेगी। जिस भी चीज़ की उसे ज़रूरत है उस फील्ड को एक्सपर्ट रखेगी। आप देखिए, अब मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, CA हूँ मैं, तो अगर मेरे को कोई बंदा, दूसरा बंदा ऑर्डर देगा तो मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं कहूँगा मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को पता है ना। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, स्पेशलाइजेशन आती है, तो वो बंदा सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं नहीं सुनूंगा किसी की, मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं सुनूंगा क्यों। लॉयर है तो वो सोचेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ। MBA वाला होगा तो वो सोचेगा मैं सुपीरियर हूँ, क्यों सुनूँ। तो जैसी स्पेशलाइजेशन आती है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बंदा फील्ड का अपना एक्सपर्ट है, वो सोचेगा मैं सुपीरियर हूँ, मैं नहीं सुनता। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आप बोलोगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। गोवा में सनबर्न फंक्शन हुआ। क्या? गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। देखिए जी, इजी हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। पेपर में होता क्या है कि इतने सारे बुलेट पॉइंट्स आएंगे कि आप एग्जाम में भूल जाओगे कि किसका क्या था। तो अपने इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आती है तो आपने क्या याद रखना है? गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। क्या? गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। G फॉर ग्रोथ इन साइज, S फॉर स्पेशलाइजेशन एंड F फॉर फेस्टिवल। ठीक है जी, तो गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। तो ये हो गया जी हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो चलिए, अब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या हो, कोऑर्डिनेशन क्रक्स है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट है, वरना कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसमें ज़रूरी क्या है?
कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है कि आप बोलो जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टिंग है, नहीं, कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो इन सब फंक्शन को इकट्ठे करके चलता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। अगर आपसे एक मार्क में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने कुछ लिखना, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। मतलब ये जितने फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सबको इकट्ठे लेके चल रहा है। देखिए प्लानिंग का अलग काम, ऑर्गेनाइजिंग अगर अलग अलग चल रहेगा कोई यूज़ नहीं है, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तो उनका कोई यूज़ नहीं है। उन सबको इकट्ठे करने का काम कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन जितने फंक्शंस हैं उनको बाइंड करके रखता है, इसलिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग को कैसे बाइंड करके रखता है। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है बिटवीन मास्टर प्लान एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्लान। जैसे हमने मास्टर प्लान सोचा कि 20% सेल्स अचीव करनी है, तो 20% सेल्स कब अचीव होएगी? जब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेज वाला परचेज कर पाएगा, सेल्स वाला सेल्स कर पाएगा, R&D वाला R&D करेगा। तो मास्टर्स प्लान और जो बाकी डिपार्टमेंट्स के प्लान है उनके बीच कोऑर्डिनेशन। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो हमने रिसोर्सेज अरेंज करे और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ खर्च हो रही नहीं हो रही। जैसे कि हमने मान लो कि मैनेजर है, उसको 100 करोड़ रुपये फंड दिया किसी चीज़ के लिए, तो उतना खर्च हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग में। थर्ड, स्टाफिंग क्या मतलब हमने स्टाफ की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको वर्क दिया नहीं दिया, ऐसा कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने अपॉइंट CA किया, आप उसको वर्क इंजीनियरिंग का दे रहे हो, लॉ का दे रहे हो, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा काम। तो आपने जिस बंदे को अपॉइंट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन काम करेगा स्टाफिंग में इस तरीके से। फोर्थ वन, डायरेक्टिंग में काम कैसे करेगा कोऑर्डिनेशन? बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बिटवीन ऑर्डर्स, बिटवीन कमांड्स। मतलब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया, सबऑर्डिनेट ने उसको रिस्पांस दिया, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? कंट्रोलिंग में आपने सोचा था कि 100 यूनिट्स बननी है और एक्चुअली में 180 यूनिट्स ही है, तो आप देखोगे कि 20 यूनिट का गैप किसकी वजह से आया, तो वो किसकी वजह से पता लगेगा? कोऑर्डिनेशन की वजह से, कि एक्चुअली में कितना है, प्लान कितना है और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। तो कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन इस तरह काम करता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन सबसे ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूरा नहीं है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन के एक थ्रेड है गार्लैंड में, जैसे कि समझो कि ये एक धागा है, ये धागे में 5 चीज़ें बंधी हुई हैं। समझ लो कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर में ये 5 चीज़ें फ्लावर की पेटल हैं। आप किसी भी तरह समझ सकते हो कि ये धागा है, धागे के अंदर ये 5 चीज़ें पिरो रखी हैं, इस तरीके से समझ लो। ये फ्लावर है, फ्लावर का गार्लैंड है, उसके अंदर ये 5 की पेटल्स हैं, आप इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है कि हम कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएं या इस तरीके से पढ़ा सकते हैं या ये टॉपिक पढ़ाओ पहले या इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो आप हमें कमेंट के थ्रू या हमारी मेल के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।